आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम सत। आज हम बात करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहला नंबर, हम इसके पहले जो कल बताए थे इसके पीछे वाला वीडियो में, आप उस वीडियो को देख करके आए, उसके बाद इसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहला नंबर हम बताए थे प्रकाश के बारे में कि जो प्रकाश होता है वो एक तरह के विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो सबसे पहला नंबर, आज हम तरंग के बारे में कुछ कुछ पॉइंट बताएंगे जो कि क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ बताएंगे। सबसे पहला नंबर होता है वेव यानी तरंग। पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग। जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। एक और होता है तीसरा जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव यानी पदार्थ तरंग। सबसे पहला नंबर हम बताएंगे यांत्रिक तरंग। जैसे कि यांत्रिक तरंग का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यांत्रिक तरंग में, ठीक है, तो यांत्रिक तरंग में अगर इसमें मतलब का होगा कि गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। जो यांत्रिक तरंग होगा, सॉरी यांत्रिक हमको लगा यांत्रिक जो तरंग होगा इसमें क्या होगा, गमन करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे कि इसमें ठोस चाहिए, द्रव चाहिए या तो गैस चाहिए। इसमें चल सकता है, इसमें चल सकता है, इसमें चल सकता है, लेकिन निर्वात में ये नहीं चलेगा। मतलब जो होगा यांत्रिक तरंग, हम वैसे तरंग को बोलेंगे जिसे गमन करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं, अगर हमसे पूछे तो हम बोल सकते हैं वैसी तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। उसे ही यांत्रिक तरंग कहा जाता है। मतलब क्या होगा कि यांत्रिक तरंग में गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो बोल सकते हैं मतलब किसी न किसी, यहाँ पे गमन करने के लिए यांत्रिक तरंग में यहाँ पे जो होगा गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। मतलब किसी न किसी माध्यम की यहाँ पे आवश्यकता होगी। यहाँ पे जो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल में हो सकता है जैसे ध्वनि तरंग है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि पानी के धरातल पर उत्पन्न तरंगे, पानी के धरातल पर उत्पन्न तरंगे। तो सबसे पहला नंबर कि हम बता दिए कि जो यांत्रिक तरंग होता है, यांत्रिक तरंग वैसे तरंग को कहा जाता है जिसे गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगा यांत्रिक तरंग में। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि ध्वनि तरंग, तो ध्वनि तरंग के लिए
अगर ये गमन करेगा तो ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर सुन पा रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर वातावरण है, यहाँ पर किसी न किसी माध्यम है, जैसे गैस रहना चाहिए, ठोस रहना चाहिए, या तो द्रव रहना चाहिए, तब हम सुन सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा पे हम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ पर निर्वात है, और निर्वात में जो होगा ध्वनि नहीं गमन कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे यांत्रिक तरंग, क्योंकि इसको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि यांत्रिक तरंग में गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होता था, लेकिन यहाँ पे जो होगा विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ पे गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होगा ही नहीं। मतलब वैसे तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, किसी भी मतलब यहाँ पे जो होगा गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे यांत्रिक में क्या होता था, यहाँ पे माध्यम रहेगा तभी यहाँ पे गमन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, किसी भी तरह के विद्युत चुंबकीय तरंग में होगा कि किसी भी तरह के मतलब माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होगा। यहाँ पे पदार्थों को मतलब गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे मीडियम का कोई भी जरूरत नहीं होगा विद्युत चुंबकीय तरंग में। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संख्या है वो 7 है। कितना है? 7 है। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संख्या है वो 7 है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या 7 है। अब हम दोनों के बारे में आराम, इसके बारे में पढ़ लिए और इसके बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ें कि विद्युत जो चुंबकीय तरंग है, ये 7 कौन कौन सा है, इसके बारे में हम पूरा डीप में पढ़ेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, और जो मैटर वेव जो है क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। हालांकि सिलेबस में तो ये भी नहीं है ना, ये है, लेकिन हम क्लास 10 में इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। मैटर वेव के बारे में हम यहाँ तक बता दें वो ही बहुत काफ़ी है। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट इसमें बता देते हैं। सबसे पहला नंबर, हालांकि मैटर वेव जब आप आगे जाएंगे जैसे 12th में, तो ये सभी मैटर वेव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर हम विद्युत चुंबकीय, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है उसकी संख्या 7 होता है, वो कौन कौन सा होता है, ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। इसको नोट पाठ करके लिखना है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या 7 है। सबसे पहला नंबर हम आपको ट्रिक से बताएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग की ट्रिक्स के बारे में। इसका ट्रिक होता है गाय अभिजु इन्फ्रा मारे। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका संख्या जो होता है 7 होता है। उस 7 की संख्या है, 7 का जो ट्रिक है, इस ट्रिक का जो ट्रिक है गाय अभिजु इन्फ्रा मारे। जो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो ट्रिक है गाय अभिजु इन्फ्रा मारे। जैसे गा से होगा गामा किरण,
ए से होगा एक्स किरण, आ से होगा यूवी रे, जिसको हम बोलते हैं पराबैंगनी किरण। बीजू का मतलब होता है विजुअल रे, मतलब दृश्य तरंग। बीजू का मतलब विजुअल रे, मतलब हिंदी में बोलेंगे दृश्य तरंग या दृश्य किरण। इसके बाद होगा इन्फ्रा, इन्फ्रा रे, मतलब अवरक्त तरंग या अवरक्त किरण, सॉरी। उसके बाद मां से होगा माइक्रोवेव, माइक्रो माइक्रो तरंग या इसी को बोला जाता है हिंदी में सूक्ष्म तरंग। रे से होगा रेडियो तरंग। तो अगर आपसे बोलेगा कि बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग का जो ट्रिक होता है, तो ट्रिक होता है गाय अबीजू, गाय अबीजू इन्फ्रा मारे, गा से गामा किरण, ए से एक्स रे यानी एक्स किरण, आ से होगा यूवी रे मतलब पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे। उसके बाद होगा बीजू का मतलब विजुअल रे मतलब दृश्य किरण। उसके बाद इन्फ्रा का मतलब इन्फ्रा रे मतलब अवरक्त किरण। उसके बाद होगा मां से होगा माइक्रोवेव यानी माइक्रो तरंग। उसके बाद रे से होगा रेडियो वेव। उसके बाद हम धीरे धीरे आराम आराम से इन सातों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर हम बताए थे जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसकी संख्या जो होता है 7 होता है। तो पहला नंबर जो होता है वो गामा किरण, गामा किरण। उसके बाद होता है एक्स किरण, जिसको हम बोलते हैं एक्स रे भी बोलते हैं, इसको गामा किरण को बोलते हैं गामा रे भी बोलते हैं। पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। उसके बाद होता है दृश्य किरण। उसके बाद होता है अवरक्त किरण। उसके बाद होता है सूक्ष्म या इसी को बोला जाता है माइक्रो सूक्ष्म तरंग। उसके बाद होता है लास्ट में जो होता है रेडियो, रेडियो तरंग। तो सबसे पहला नंबर हम बताए हैं, सबसे पहला नंबर गामा होगा, गामा के बाद एक्स रे होगा, एक्स रे के बाद होगा यूवी रे यानी पराबैंगनी किरण, और पराबैंगनी के बाद होगा दृश्य किरण, दृश्य के बाद होगा अवरक्त किरण, अवरक्त के बाद होगा सूक्ष्म तरंग। उसके बाद सबसे लास्ट होगा रेडियो, सबसे जो लास्ट होगा रेडियो तरंग। तो सबसे पहला नंबर इसमें हम बताते हैं कि जैसे ही हम इधर जाते हैं मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो इसका जो होता है तरंग दैर्घ्य जो होता है, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं बढ़ता तरंग दैर्घ्य। तो अगर हम पूछे आपसे कि ये बताओ गामा से अधिक किसका होगा तरंग दैर्घ्य, तो एक्स का होगा, एक से अधिक होगा पराबैंगनी,
और पराबैंगनी से अधिक होगा दृश्य का, और दृश्य से अधिक होगा अवरक्त का, और अवरक्त से अधिक होगा सूक्ष्म का, और सबसे अधिक जो होगा किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य होगा, तो सबसे अधिक जो होगा रेडियो का होगा, सबसे अधिक होगा रेडियो का होगा। चमत्कार इधर से जब जैसे ही हम इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब है तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे कि राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगा। हम इसको बोल सकते हैं कि बढ़ता आवृत्ति। सबसे पहला नंबर आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम बात करेंगे कि डेल्टा जो होता है इन प्रोपोर्शनल होता है 1/न्यू का और 1/p का, मतलब उल्टा होता है। अगर तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगा, अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा और ऊर्जा भी घटेगा, लेकिन अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगा लेकिन तरंगदैर्घ्य जो होगा घटेगा, ताकि आप जो होगा तरंगदैर्घ्य जो होगा और जो आवृत्ति होगा इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। हम इसको तरंगदैर्घ्य बोलेंगे और इसको आवृत्ति और इसको ऊर्जा। तो सबसे पहले नंबर अगर हम बात करें नोट पॉइंट करके, अगर हम बोले कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, तो सबसे जो अधिक तरंगदैर्घ्य होगा वो रेडियो तरंग का होगा। तो हम बोल सकते हैं सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग की होती है। दूसरा अगर बात करें, अगर रेडियो तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक है, जो तरंगदैर्घ्य जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो इसका मतलब है कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, इसका मतलब कि आवृत्ति सबसे कम होगा रेडियो का। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियो तरंग का, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होगा रेडियो का होगा, काहे होगा, सॉरी आवृत्ति जो होगा सबसे कम होगा रेडियो का। हम बताएं कि जो तरंगदैर्घ्य होगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होगा रेडियो का होगा, तो इसका मतलब है अगर तरंगदैर्घ्य अगर सबसे अधिक होगा तो इसका मतलब है कि आवृत्ति जो होगा सबसे कम होगा। तो जो सबसे कम जो आवृत्ति होगा किसका होगा, तो रेडियो का होगा। सबसे कम आवृत्ति किसका होगा, तो रेडियो तरंग का होगा। दिक्कत अगर आवृत्ति कम है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी भी कम होगा, ये भी कम होगा। अगर ये कम है तो ये भी कम होगा। तो सबसे कम ऊर्जा रेडियो तरंग की होती है। तो सबसे कम अगर ऊर्जा है, सबसे कम ऊर्जा रेडियो तरंग की होती है। दिक्कत ठीक इसका उल्टा सही, इधर से इधर यहाँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये सबसे
अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा? तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होगा वो रेडियो का होगा। दूसरा जो होगा सबसे कम आवृत्ति जो होगा, सबसे कम, अगर तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है इसका मतलब है कि आवृत्ति सबसे कम होगा। तो उसके बाद आवृत्ति अगर कम हो गया, अगर आवृत्ति भी कम है तो इसका मतलब है ऊर्जा भी कम होगा। उसका हम नोट पॉइंट में ये भी बोल सकते हैं, आप अलग अलग वाला उसका वाला। अब हम अगर बोले सबसे, अगर सबसे कम है, अगर सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य है, तो सबसे जो कम तरंगदैर्घ्य होगा वो गामा तरंग किरण का होगा। सबसे जो कम जो होगा तरंगदैर्घ्य जो होगा गामा किरण का होगा। मतलब सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। अगर तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा इसका मतलब है तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो आवृत्ति सबसे ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरण का होता है। अगर सबसे अधिक आवृत्ति गामा का है इसका मतलब है कि सबसे अधिक ऊर्जा भी गामा का होगा। सबसे अधिक ऊर्जा गामा किरण का होता है। तो आपको समझना चाहिए, अगर आपसे बोले कि बताओ किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, तो सबसे जो कम होगा ये गामा का होगा, गामा का। लेकिन बोलेगा ये बताओ कि सबसे कम अगर तरंगदैर्घ्य है तो सबसे अधिक इसका होगा आवृत्ति। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि सबसे अधिक आवृत्ति किस विद्युत चुंबकीय तरंग का होगा, तो सबसे अधिक आवृत्ति जो होगा किस विद्युत चुंबकीय तरंग का होगा, तो होगा गामा किरण का होगा आवृत्ति सबसे अधिक। उसका अगर आवृत्ति सबसे अधिक हो गया इसका मतलब है कि ऊर्जा भी सबसे अधिक होगा। ऊर्जा भी सबसे अधिक होगा गामा का होगा, गामा किरण। यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया। एक और नोट पॉइंट में लिखना कि सबसे जो अधिक भेदन जो क्षमता होता है वो होता है गामा किरण का। सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होगा वो गामा किरण का होता है। नोट पॉइंट करके सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का मतलब छेदने का क्षमता, मतलब भेदन क्षमता सबसे अधिक जो होगा वो गामा किरण का होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ बताएंगे, जैसे कि किरण पुंज के बारे में बताएंगे, प्रकाश के स्रोत बताएंगे। यहाँ तक आप अच्छे से नोट करना। उसके बाद हम बताते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत। एक होता है, उसको बोला जाता है लुमिनस
बॉडीज यानी प्रदीप्त वस्तुएं। और दूसरा जो होता है नन लुमिनस बॉडीज यानी अप्रदीप्त वस्तुएं। तीसरा जो है ट्रांसपेरेंट बॉडी यानी पारदर्शी वस्तुएं। एक होता है ओपैक बॉडीज यानी हम इसको बोलेंगे अपारदर्शी वस्तुएं। और एक सबसे लास्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट बॉडी। इसको हम बोलेंगे पारभासी वस्तुएं। अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम बात करेंगे प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, इसके बारे में। जैसे कि जो क्या होता है प्रदीप्त वस्तु, सबसे पहला नंबर हम बताते हैं। सबसे पहला नंबर लुमिनस बॉडीज यानी प्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जैसे कि हम बल्ब के बारे में बोलेंगे, जैसे ट्यूबलाइट के बारे में बोलेंगे, जैसे सूर्य के बारे में बोलेंगे। तो ये सब वस्तु क्या है, स्वयं जो होता है प्रकाश को उत्सर्जित करता है। मतलब स्वयं के प्रकाश से ये वस्तु प्रकाशित होता है। वैसे वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे ही प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। या तो हम बोल सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। दूसरा डिफिनेशन हम इस तरीके से भी हम दे सकते हैं, वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे ही प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। मतलब स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होगा। पहला नंबर जो था स्वयं के प्रकाश से, जो अपना मतलब स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होगा। दूसरा डेफिनेशन हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जैसे बल्ब है, लाइट को देगा, ट्यूबलाइट है, ये लाइट देगा, प्रकाश देगा। जैसे कि क्या होगा, जैसे कि सूर्य है, सूर्य तो सबसे ज्यादा प्रकाश देगा। तो ये सब जो होगा प्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आएगा। जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में बल्ब, ट्यूबलाइट। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं ट्यूबलाइट के अलावा जैसे सूर्य। तो ये सब जो आएगा प्रदीप्त वस्तु में आएगा। दूसरा जो होता है नॉन लुमिनस बॉडीज अप्रदीप्त
वस्तु। प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं के जैसे क्या होगा, जैसे कि इस पे लाइट पड़ा तब ये चमक रहा है, ये दिख रहा है, तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं जैसे ये खुद में ये लाइट को जैसे प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो होगा ये प्रकाश को परावर्तित करेगा। या तो दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं इसके बारे में कि प्रकाश होगा जो होगा प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से ये प्रकाशित होगा, इसके पास अपना का प्रकाश नहीं होगा। प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होगा। वैसे वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये क्या होगा, आप प्रदीप्त जो वस्तुएं होगा प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से ही प्रकाशित होगा। जैसे ये है, अगर इसके बारे में इस मार्कर के बारे में पूछा जाए कि प्रदीप्त है या अप्रदीप्त, तो ये देख रहे हैं कि लाइट तो ये देता नहीं है, ये स्वयं के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होता। ये क्या होगा, अगर इस पर लाइट लगेगा, जैसे सूर्य का लाइट आ रहा है, जैसे यहाँ का बल्ब का लाइट आ रहा है, तो ये यहाँ पे ये प्रकाशित हो रहा है, ये दिख रहा है, तो इसका मतलब एक प्रकाश का परावर्तित भी कर रहा है। तो दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, प्रकाश को परावर्तित करेगा। वे वस्तुएं जो प्रकाश को परावर्तित, वे वस्तुएं जो प्रकाश को परावर्तित करता है। यहाँ पे क्या कर रहा था, प्रकाश को प्रदीप्त वस्तुएं जो कर रहा था प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, वो जो अप्रदीप्त वस्तुएं होगा वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब परावर्तित करेगा। दूसरा डिफिनेशन, या तो चमकेगा जो मतलब प्रकाशित जो होगा, आप प्रदीप्त वस्तुओं की प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से ही प्रदीप्त चमकेगा, अप्रदीप्त वस्तुएं मतलब प्रकाशित होगा। इसका एग्जांपल में हम बोल सकते हैं जैसे कि आसपास की जो हमारे वस्तु हैं, आसपास के वस्तु जैसे कि बोर्ड हो गया, ये सब जैसे ये सब है, तो ये सब खुद के ये लाइट तो दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये अप्रदीप्त है। मतलब हमारे आसपास का जितना भी वस्तु है सब अप्रदीप्त होगा, जो प्रकाश नहीं देगा। तो आसपास में जैसे बल्ब, तो बल्ब तो लाइट देगा, ट्यूबलाइट लाइट देगा, जैसे सूर्य है, ये सब जो होगा प्रदीप्त होगा, लेकिन जो लाइट नहीं देगा, जो प्रकाश नहीं देगा, वो अप्रदीप्त होगा। जैसे आसपास के वस्तु एक शब्द में बोला जाए, आसपास के दूसरा हम बोल सकते हैं, अगर आपको बोले कि ये बताओ कि चांद जो है, चांद प्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त है, तो चंद्रमा लाइट नहीं करता है, तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं चांद दिक्कत। हालांकि अगर प्रदीप्त वस्तु में एग्जाम्पल और हमें देना है तो हम बोल सकते हैं कि सभी तारे सूर्य को अगर देखा जाए तो सूर्य भी एक तारा है, इसके अलावा जितने भी तारे हैं सभी के सभी प्रकाशित होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो तारा है वो भी प्रदीप्त वस्तुएं ही होगा। अब आपको पढ़ना है तीसरा, पारदर्शी वस्तुएं यानी ट्रांसपेरेंट बॉडीज। तो ट्रांसपेरेंट ये सब आप क्लास 8 में पढ़ने होंगे, बच्चा वाला क्लास में। इसमें क्या होगा, प्रकाश जो होगा आर पार हो जाएगा। जैसे क्या होगा कि जैसे कांच है, तो कांच के आर पर हम देख सकते हैं, इसका मतलब है कि प्रकाश होगा आर पार हो गया, तभी हम देख रहे हैं।
वैसे वस्तु है जिसके आर पार प्रकाश की किरणें आसानी से हो जाता है, उसे ही पारदर्शी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में कांच, कांच के आर पार प्रकाश चला जाएगा, इसका मतलब है वो पारदर्शी है। ओपाइक बॉडी, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु है। तो अपारदर्शी में क्या होगा, प्रकाश आर पार होगा ही नहीं। वैसे वस्तु है जिसके आर पार प्रकाश की किरणें नहीं हो सकता है, उसे ही अपारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं अपारदर्शी में, जैसे कि लकड़ी हो सकता है, लकड़ी जैसे प्लास्टिक है, ये सबसे क्या होगा, जैसे ये भी हो, जैसे मार्कर है, जैसे मार्कर के आर पर भी जो प्रकाश होगा आर पर नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे आप के रख ले, जैसे आप इसको रख ले, तो इसके आर जैसे इसके आर पर हम देख नहीं सकते, इसका मतलब कि प्रकाश होगा इसके आर पर नहीं हो सकता। जैसे हम बोल सकते हैं प्लास्टिक वगैरह, हम बोल सकते हैं जैसे मिट्टी वगैरह है, कुछ भी है जिसके आर आर पार जो होगा ना, प्रकाश की किरण नहीं हो सकता, मतलब आर पार नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोहा, जैसे कि लकड़ी, तो इस लकड़ी को हम अपने आप के आसपास ला करके हम सोचेंगे कि इस लकड़ी के उस पार भी देख लें, तो देखना संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश ही आर पार नहीं हो पाएगा। अगर प्रकाश होगा आर पार हो जाता तो हम देख लेते। जैसे कि कांच है, कांच को रखेंगे यहाँ पे, तो इसके आर पार हम देख सकते हैं, इसका मतलब प्रकाश आर पार हो रहा है, तभी हम इसको पारदर्शी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अपारदर्शी में प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। एक लास्ट है, लास्ट है ट्रांसलूसेंट। इसको बोला जाता है पारभासी, पारभासी वस्तुएं। तो पारभासी वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जिसमें क्या होगा, प्रकाश के कुछ कुछ कण जो होगा आर पार हो जाएगा। जैसे कि हम एक कागज लाएंगे जो कि तेल से भींगा हुआ रहेगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ कुछ प्रकाश जो होगा इस पार से उस पार चला जाएगा, उसी के श्रेणी में पारभासी को रखा जाता है। मतलब पूरा के पूरा जो होगा प्रकाश नहीं जा सकता, लेकिन प्रकाश से कुछ कुछ जो कण होगा आर पार हो जाएगा, इसका मतलब है ये पारभासी में आएगा। मतलब वैसे वस्तु है, वैसे वस्तु है जिसके आर पार प्रकाश के कुछ कण हो जाता है, उसे ही
पारभासी, उससे भी पारभासी वस्तुएं कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं तेल से भीगा हुआ, तेल से भीगा हुआ कागज। अगर आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि जो तेल से भीगा हुआ जो कागज है उसे हम किसके श्रेणी में रखेंगे, तो पारभासी वस्तु के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक प्रकाश के जो स्रोत है यहाँ तक क्लियर हो गया, बाकी इसका आगे हम बताते हैं। एक होता है किरण पुंज। तो जो किरण पुंज होता है यानी किरणों का जो एक समूह होता है उसी को बोला जाता है किरण पुंज। किरणों के समूह को किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। मतलब किरणों का जो एक समूह होता है उसी को बोला जाता है किरण पुंज। किरण पुंज जो होता है अलग टाइप का होता है, जैसे कि होता है समानांतर समांतर किरण पुंज। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज एक होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज ये सब कुछ नहीं, सबसे इजी है। सबसे पहला नंबर क्या होगा कि समांतर में क्या होगा, किरण पुंज होगा एक दूसरे के समांतर होगा, जैसे इससे होगा मतलब क्या होगा किरण एक दूसरे के समांतर। तो समांतर किरण किरण पुंज में क्या होगा, प्रकाश होगा एक दूसरे के समांतर होगा। एक है अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी में क्या होगा, इसमें क्या होगा प्रकाश इससे क्या होगा, जैसे एक बिंदु पर आकर के मिलेगा, किसी एक बिंदु पर आकर के मिलेगा प्रकाश की किरण से। जैसे एक बिंदु पर, जैसे यहाँ पे कहीं से आ रहा है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रहा है किरण और एक एक बिंदु पर मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिल गया। तो मतलब क्या होगा, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की जो किरण आएगी और वह जो होगा किरणों का जो समूह होगा एक बिंदु पर आकर के मिलेगा। मतलब क्या होगा, किरण एक बिंदु पर आकर मिलेगी, मतलब एक बिंदु पर आकर के मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, अपसारी में क्या होगा, किरण किरण जो होगा फैल जाएगा, किरण फैल जाएगा, यहाँ एक बिंदु से निकल करके फैल जाएगा। तो जैसे क्या होगा कि यहाँ पे किरणें जो होगा, किरणें एक बिंदु से निकल कर फैल जाएगा।
तो आपको समझ में आ गया कि किरण पुंज सबसे पहले नंबर हम किरण पुंज बताए। तो किरण पुंज का मतलब क्या होता है, किरणों के समूह को बोला जाता है किरण पुंज। तो किरण पुंज भी जैसे कि होता है, पहला नंबर समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी, तीसरा अपसारी। तो पहला समांतर जो किरण पुंज होता है, इसमें क्या होता है, किरण जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब समांतर होता है, मतलब किरण जो होता है एक दूसरे के समांतर होता है। और दूसरा अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा, जो किरण आएगी एक बिंदु पर आकर के मिलेगा, एक बिंदु पर आकर के मिलेगा, जैसे एक पॉइंट पर ही आकर के मिलेगा। इसमें क्या होगा, किरण एक बिंदु पर आकर के मिलेगा, तो इसको बोलेंगे अभिसारी, मतलब एक पॉइंट पे जैसे कदमों आया और एक पॉइंट पे मिल गया। अभिसारी में क्या होगा कि एक पॉइंट से निकलेगा प्रकाश की किरण और फैल जाएगा, एक बिंदु पर से निकल करके फैलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक।